नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले यहां पर एमएसपी के मुद्दे को लेकर बात कर लेते हैं। हमारे साथ आईपीजीए के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय हैं। सतीश जी नमस्कार। अरबी का एमएसपी यहां पर डिक्लेयर हुआ है और अगर हम मूंग मसूर की यहां पर बात करें तो 4, सवा 4, 4.5% का इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है। मार्केट शायद उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, थैंक यू मनीषा जी। ये एमएसपी जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है वो यही सोच के बढ़ा रही है कि किसान प्रोत्साहित होगा और इसको देख के सोइंग करेगा। बट ठीक है, रिलेटिवली बढ़ा रही है। बट हमारा कंसर्न ये है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से ही काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तुअर का एमएसपी लास्ट 6-7 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया, लेकिन उतना एकरेज नहीं बढ़ा, उतना यील्ड नहीं बढ़ रहा है। तो सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से पर्पस ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ा इंकरेज कर रही है, वो बता रही है कि फार्मर को कि हम आपका ये प्राइस पे ले लेंगे, लेकिन इन रियलिटी में वो वर्क नहीं करता है। एमएसपी आप बढ़ा दो, बट आप 10-15% भी माल नहीं ले पा रहे हो, आपके पास उतना फैसिलिटी नहीं है लेने का, तो वो उतना फायदेमंद नहीं दिखता है। बट ठीक है, गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा रही है तो इंकरेजमेंट मिल रहा है फार्मर को। बट देखना रहेगा आगे कैसा रिजल्ट आता है, क्या यील्ड होता है। सतीश जी, आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी बढ़ने से ऑन ग्राउंड प्राइसेस यहाँ पर नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ, एमएसपी बढ़ने के नुकसान भी है। आप देखो, मूंग का एनएसपी उन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि मूंग के बायर नहीं आते, फिर गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करके अपने पास रखना पड़ता है, बाद में फिर वो एमएसपी के नीचे बेचना पड़ता है, उसका भी लॉस होता है। जब दूसरी चीज देखने में आप एमएसपी बढ़ाते हो तो फिनिश प्रोडक्ट का भी प्राइस उतना बढ़ जाता है, तो फिर वो कंपैरिजन में आ जाता है दूसरे पल्सेस के साथ, और फिर उसका कंजम्पशन भी उतना इफेक्टिवली कम हो जाता है। सजीव जी, साथ ही साथ जो ये नेशनल मिशन ऑन पल्सेस यहाँ पर अनाउंस किया गया है, ये कुछ ये है जो बाजार इसका इंतजार कर रहा था। अगर आपने भी यहाँ पर डिटेल्स देखी हैं, जिस तरह से इलाका बढ़ने की बात की गई है, जिस तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, बेटर सीड्स, बेटर वैल्यू चेन, काफी कुछ डिटेल्ड यहाँ पर डाला गया है। और वो जो एक क्वांटम, जो एक पैसा यहाँ पर निकाल किया गया है अगले 6 साल के लिहाज से, कैसे देखते हैं आप उसे? मनीषा जी, ये बहुत बढ़िया स्टेप है और गवर्नमेंट बड़ा अच्छा और पूरा, मैं बोलूंगा कि सारे एंगल्स को उन्होंने कंसीडर करके ये मिशन बनाया है। वो ऑन पेपर पे तो बहुत बढ़िया दिखता है कि 4 साल में ये जितना भी अपना एसएनडी है, जितना भी अपना डिफिसिट होता है आत्मनिर्भर बनने में, उतना अपन कर लेंगे। लेकिन ये रियलिटी पे, ऑन ग्राउंड रियलिटी पे कैसा सक्सेसफुल हो सकता है देखेंगे। बट इस बार उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स कंसिडर किए, जैसा वो एरिया बढ़ाने की बात कर रही है और ग्लोबल प्राइस का मॉनिटरिंग करने की बात कर रही है, नए वेराइटीज ऑफ सीड की बात कर रही है। बट ये चीजें आप देखेंगे तो हम हर साल ये सुनते ही आ रहे हैं, एरिया कोई इतना बढ़ रहा नहीं है। आप इन केस ऑफ तुअर देख लीजिए, आप इसके प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए, लेकिन उतना एरिया नहीं बढ़ा है। तो सिर्फ प्राइस बढ़ाने से, एमएसपी बढ़ाने से एरिया नहीं होगा। और मैं देखता हूँ कि अपना जो डिफिसिट है कंजम्पशन का और सप्लाई का, वो 20% का अप्रोक्सीमेटली एक इंपोर्ट का डिफिसिट है। अपना अगर 10% भी एरिया एकरेज बढ़ता है और 10% यील्ड बनता है तो अपन सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। और आप अगर टोटल पूरा फूड एंड पल्सेस बास्केट में देखेंगे तो पल्सेस का शेयर हार्डली 10% है, बहुत बड़ा शेयर नहीं है। तो वो वहाँ पे थोड़ा लॉजिकली पता नहीं, अभी गवर्नमेंट कर रही है, शायद अच्छा ही कर रही है। गवर्नमेंट ने सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया है और होप करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए। बाकी तो और आगे देखते हैं कैसा होता है। जी सतीश जी, आप कह रहे हो कि अगर 10% का भी इलाका या एकरेज बढ़ती है, हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ उससे चल पड़ेंगे, आप ये कह रहे हो? ऑब्वियसली देखो, 10% एकरेज बढ़ गया और 10% यील्ड बढ़ गया तो 20% हो गया। अपना डिफिसिट भी 18-20% का है। अभी लास्ट ईयर सिर्फ कुछ ज्यादा हुआ, बट वो भी पोर्ट पर पड़ा ही रहा था, माल कोई क्लियर नहीं हुआ। अभी भी लास्ट ईयर के इंपोर्ट जो हाईएस्ट थे, उसके कार्गो फिर भी पोर्ट पर थी। तो अपने को ट्रेडिशनली इंपोर्ट चाहिए 3 से 4 मिलियन के बीच में, जो हमेशा होते आ रहा था। लास्ट ईयर कुछ ज्यादा हो गया था बिकॉज पॉलिसी हर बार रिन्यू हो रही थी और वो इंपोर्टर वो देख के इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन अभी इस बार देखो, अपना 5 मिलियन टन के ऊपर का इंपोर्ट नहीं जाएगा जो हमको लगता है। तो अगर 4-5 मिलियन टन का इंपोर्ट है और अपना अगर 26-27 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, तो ऑलमोस्ट 18-20% अपना डिफिसिट है। और मैं बोलता हूँ अगर 10% का भी यील्ड बढ़ता है और 10% भी सिर्फ एकरेज बढ़ाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप टोटल बास्केट में देखोगे तो पल्सेस का शेयर सिर्फ 10% ही है प्रोडक्शन वाइज, और अगर आप सोइंग वाइज देखोगे तो 15%-18% आएगा मुझे लगता है, बिकॉज यील्ड कम है अपने यहाँ पे।
दूसरा क्या, अपने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्सल्स में है, तो अपने यहाँ यील्ड कम ही आता है। तो अगर गवर्नमेंट, इसमें एक बहुत अच्छी बात करी उन्होंने कि हम क्लस्टर बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि अगर तुअर का रीजन है जहाँ अच्छी तुअर की यील्ड आती है, अच्छी वेरायटी आती है, और वो क्लस्टर बनाती है, तो वो फायदेमंद होगा। और वो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं 2-3 स्टेट्स में, मैं देखा, वो मैंने सुना है उसके बारे में। जी सतीश जी, जो 11,000 करोड़ का यहाँ पर आवंटन है, क्या वो पर्याप्त है? नहीं, आप अगर तो इतनी बड़ी क्रॉप के सामने 11,000 करोड़, अगर आप प्रोक्योरमेंट की बात करोगे तो उसमें 15 लाख टन भी तुअर प्रोक्योर नहीं हो पाएगी, है ना। अगर आप तुअर 8,000 रुपए की एमएसपी पे 11 लाख टन लोगे, मुझे लगता है 12-13 हजार करोड़ की होगी। तो वो अगर आप प्रोक्योरमेंट उसको छोड़ दो, ये गवर्नमेंट के लिए, अगर आप एमएसपी पे प्रोक्योर करें तो इनको पैसा ज्यादा लगेगा, और एमएसपी पे उतना प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता है। भले ही आप गवर्नमेंट कितना भी बोल दो, इन रियलिटी में 10-15% के ऊपर एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उस टाइप की बाइंग नहीं है। ये एमएसपी बढ़ा देते हैं, और एमएसपी पे भी फार्मर कब माल बेचने आता है, जब मार्केट में और एमएसपी के बीच में 200-300 रुपए का फर्क रहेगा। तो अभी इस बार तो उनको इतना माल मिलने वाला है एमएसपी पे कि उन्होंने अभी से गोडाउन बुक कर लेने चाहिए। मैं तो, मेरी बात होती रहती है तो मैं बोला कि आपको इस बार इतनी बड़ी आपने एमएसपी कर दी है, और जो प्रेजेंट मार्केट रेट है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, आज 20-25% का डिफरेंस है, तो आपको बहुत माल एमएसपी पे मिल जाएगा शुरू से ही। अच्छा, कुछ क्रॉप खराब हुई है, उड़द की खराब हुई है, मूंग की खराब हुई है। अभी ये एमएसपी की बात करते हैं, इन्होंने सोयाबीन में एमपी में बोले हम अब भावांतर पे लेंगे, तो ये फिक्स हो जावे कि क्या करना है। और कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर लॉजिकली और गवर्नमेंट अच्छे से काम भी कर रही है तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है ये सेल्फ सफिशिएंट होने में, आत्मनिर्भर होने में। ऑल राइट सतीश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी कुछ सरकार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। सर, गवर्नमेंट किसानों को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए भावांतर हमने ऑलरेडी एमपी में यहाँ पर आता हुआ देखा है, और साथ ही साथ जिस तरह से आज हमने रबी की फसल की एमएसपी इंक्रीज बनते हुए देखी है, नेशनल मिशन ऑफ पल्सेस यहाँ पर लॉन्च होता हुआ देखा है, तो क्लियरली दालों की तरफ सरकार की काफ़ी ध्यान, काफ़ी तवज्जो है। और देखना होगा आगे जाकर ये नंबर्स किस तरह से ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में तब्दील होते हैं। जैसे सतीश जी कह रहे थे, वो एक चिंता है, ऑन पेपर सब कुछ बहुत सही है, लेकिन ऑन ग्राउंड होते होते किस तरह से ये प्रोग्रेस करता है, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें देखना होगा। पहले तो हुई बात दालों की, और जिस तरह से कैबिनेट में आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन फेस्टिवल का समय है और यहाँ पर ये जानना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की डिमांड यहाँ पर बन के आ रही है, स्पेशली मखाने की, जो पिछले 2-3 साल में हमने लगातार यहाँ पर प्राइस इंक्रीज भी आता हुआ देखा है, इंटरेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और काफी बड़ी तौर पर अडॉप्शन भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के आशीष राजगौर हैं। आशीष जी नमस्कार। और आप मखाने पर आपकी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आप प्राइसेस, अवेलेबिलिटी सब कुछ यहाँ पर देखते हैं, क्वालिटी में तो है ही माहिर। किस तरह से आप देखते हैं इस दिवाली, इस नवरात्रि की डिमांड अब तक यहाँ पर आती हुई? पहले तो पूरे देशवासी को नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी राजगौर परिवार की ओर से शुभकामनाएं। शुक्रिया। अच्छा, आप मखाने की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस साल से आपने मखाने के बारे में रिव्यू लेना शुरू किया है, उसके बाद से मखाने का प्रोडक्शन तो हालांकि बढ़ा ही है, लेकिन उसका कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ चुका है। और देखने जाए तो ये एग्जांपल मैं आपको एक सेट करके देता हूँ। पहले अगर कोई भी मसाले का ऑर्डर देता था या ड्राई फ्रूट के ऑर्डर देते थे तो उसके अंदर मखाना इंक्लूड नहीं रहता था, लेकिन हम हमारे जो कस्टमर से बात कर रहे हैं अभी, तो बोल रहे हैं कि जो हमको दाल, चावल, ड्राई फ्रूट से ऑर्डर आते हैं उसके साथ साथ 100% कंपलसरी मखाने का ऑर्डर आना शुरू हो गया है। तो हर घर में मखाना पहुंच चुका है। एब्सोल्युटली। आशीष जी, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में ही बढ़त देखने को मिली है, अगर वहां पर कुछ नंबर्स शेयर कर सकें। जी, नंबर शेयर करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात जरूर बता सकता हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने मखाने बोर्ड का गठन किया है, उसके बाद से प्रोडक्शन 1.5 गुना बढ़ चुका है मैम। और एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा है, और लोकल मांग बहुत अच्छी है। हालांकि थोड़ी सी महाराष्ट्र में ग्राहकी कम है, क्योंकि बारिश यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बारिश बहुत ज्यादा है, और पूरे इंडिया में मखाने की खपत शुरू हो चुकी है, और लोग दिवाली के लिए भी अभी से मखाना भरना शुरू कर चुके हैं। एक्सपोर्ट अच्छा खासा है, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है। आशीष जी, प्राइसेस मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो आपने कहा था एक ही साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, तो अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के प्राइसेस देखें तो किस तरह की मूवमेंट है? मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ कि गए साल सोना और चांदी लेने से आज तक हम देखने जाएंगे तो लोगों की आर्थिक परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है। उसी तरह अगर आपने मखाना भी लिया है तो आपके शरीर की तंदुरुस्ती में भी सुधार होगा।
और मखाने के प्राइस की बात करें तो लास्ट ईयर जो मखाने का भाव था उससे 200 से 300 रुपए मखाना नीचे आ चुके हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका है। तो मखाना ये साल 200 से 300 नीचे मिल रहा है मखाना। और ये जो रेट है आज के रेट जो, वो अभी स्टडी रहने की उम्मीद है अगले 2-3 महीने तक, दिसंबर तक। तो आशीष जी, क्या क्या रेट है अभी, किस तरह किलो का मखाना है? हाई क्वालिटी क्या रेंज है, लो क्वालिटी कैसे, अगर लोग लेने जा रहे हैं तो क्या देखें? मैं सीधी भाषा में एग्जांपल देता हूँ, जो जैसे सोना 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट है, उसी तरह मखाने में भी है ना 4 सूता, 5 सूता, 6 सूता और हैंडपिक आता है। तो मखाने के रेट 1000 रुपए से लेके ऊपर में बंबई मार्केट में 1500 से 1600 रुपए है होलसेल मार्केट में, जो कि रिटेल में उससे 20% ज्यादा मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो 20% ज़्यादा रिटेल में है, होलसेल में यहाँ पर 1000 से 1600 के प्राइसेस हैं। अगर हम डिमांड की यहाँ पर बात करें आशीष जी, मुझे याद है लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था पैन इंडिया से अब इसकी डिमांड निकल रही है। अर्लियर हम देखते थे कि नॉर्थ इंडिया, थोड़ा सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में अब इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। अब किस तरह की मांग और कहाँ से आ रही है? मांग ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से मांग आ रही है। और जो फॉरेन से, विदेशों से जो मांग आ रही है वो मीडियम क्वालिटी की आ रही है, जबकि ऊंचा मखाना है जो 6 सूता और हैंडपिक मखाना बोल रहे हैं, उसकी मांग इंडिया में ज्यादा है। अब 3 साल पहले मनीषा जी जब मखाना कवर करने के लिए वाशी मार्केट आए थे, न्यू बॉम्बे एपीएमसी मार्केट में, तब हमने बताया था कि हमारा सपना है कि पूरे गांव-गांव तक मखाना जाना चाहिए। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही कि जहाँ पे हमारा गांव था, जो मखाने को पहचानता नहीं था कच्छ में, वो आज हर दुकान में मखाना बिक रहा है। छोटे से छोटे गांव में भी मखाना बिक रहा है। आशीष जी, एक फाइनल सवाल अब यहाँ पर कि जिस तरह की मांग अब यहाँ पर निकल के आ रही है, क्या प्रोडक्शन उसके साथ पेस रख पाएगी? क्योंकि अगेन ये मुझे आपने बताया था कि जितना मखाना उगता है उसका काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। जी हाँ, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बीजे बताए थे। जो 1 किलो बीजा अगर आप लेते हैं, बीजा काले कलर का जो बीजा आता है, उसको अगर मखाना बनाना है तो सिर्फ 25 से 30% ही अंदर से मखाना निकलता है, और बाकी जगह जो मखाना है वो वेस्टेज चला जाता है। तो अब जो हमारे मोदी जी ने जो पहल की है मखाना बोर्ड बना के, उससे अगर आगे जाकर बहुत सारा प्रोडक्शन होगा तो भाव भी घटेंगे और लोगों को मखाना भी ज्यादा खाने मिलेगा। जी हाँ, वेल क्लियरली काफी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। मखाना बोर्ड के बाद से तो यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है, और जी हाँ, पिछले 3 साल से लगातार हम भी यहाँ पर मखाना कवर कर रहे हैं, और जिस तरह की प्राइस मूवमेंट है वो बताने के लिए, और आशीष जी किस तरह की डिमांड है, किस तरह के प्राइसेस हैं, वो भी हमारे दर्शकों को उससे अवगत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और गंगानगर कमोडिटी से अमित खरे, मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत, जिस तरह की तेजी यहाँ पर सोने में है, 3900 आज हो जाएगा? जिस तरह का मोमेंटम है, रोज 50 से 100 डॉलर की मूवमेंट आ रही है मनीषा जी, एंड पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा कि करीब करीब 18.5% का रनअप हमके गोल्ड प्राइसेस में और 19% का रनअप चांदी प्राइसेस में देख लिया है। तो 3900 3950 जस्ट मे बी आज शाम कल सुबह कब होगा पता नहीं चल रहा है, बट बहुत ज्यादा हीटेड है मार्केट, थोड़ा सा कॉशन एडवाइज्ड है। एब्सोल्युटली। लेकिन नवनीत, जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर है, क्या नए निवेशकों को इस बाजार में एट ऑल आना चाहिए? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना, बिकॉज फोमो इज व्हाट इज कैचिंग अप। आप रिटेल में भी जब दुकानदारों से बात करें तो जो दुकानदारी 1 लाख रुपए के भाव पे नहीं थी, वो 1.5 लाख, 1,15,000 1,20,000 के भाव पे देखने मिल रही है। तो टिपिकली फेस्टिव सीजन है, लोग बाइंग के लिए जा रहे हैं, और ये भी एक फिनोमिना है कि कहीं यहाँ पर भी छूट गया और 1.5 लाख का भाव हो गया तो हम क्या करेंगे। तो दैट इज वाई हमें फिजिकली एंड डिजिटली दोनों ही जगह एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। रिटेल निवेशक थोड़ा सा एक करेक्शन एक्शन के लिए वेट कर सकते हैं, बट ये करेक्शन आ ही नहीं रहा है, ये बड़ा समस्या है। तो मुझे लगता है कि करंट RSI जो करीब 95 के आसपास है, ये बहुत स्ट्रांगली वारंट कर रहा है कि अगले 2-4 दिन थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो शटडाउन वाला न्यूज है उसमें कुछ खास एम्फेसिस नहीं मिला अगले 1-2 दिनों में, तो एक ठीक ठाक करेक्शन हमें प्राइसेस में देखने मिल सकता है। तो कुछ करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सोने में जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, जैसे कहा गया अनचार्टेड टेरिटरीज में है, तो टारगेट्स निकालना भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अमित, चांदी कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार तेजी है, ऑल टाइम हाइज। एक्चुअली इस दशहरा में सोना और चांदी दोनों ऑल टाइम हाइज पर हैं। नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दशहरे की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
और देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि डे बाय डे सोना चांदी जो है महंगे होते जा रहे हैं और लोग दिन ब दिन नए हाई जो है इसमें बनते जा रहे हैं। अगर ट्रेडिंग लिहाज से देखें तो मेरे को लग रहा है मोमेंटम अभी जो तेजी का है वो चलता रहेगा, क्योंकि सारे फैक्टर जो है अभी तेजी के हैं, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल दोनों फैक्टर तेजी के हैं। ETF की जबरदस्त बाइंग हुई है, सेंट्रल बैंक ने भी जबरदस्त बाइंग की है। तो मेरे को लग रहा है लेवल्स का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो एक मिनी सिल्वर में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड बनाए हैं। 1,45,000 के ऊपर निकलने पे इसमें एक फ्रेश खरीदारी करनी है। 1,48,000 रुपए का टारगेट रखना है और 1,43,400 रुपए का स्टॉप लॉस है। इन केस अगर ब्रेकआउट नहीं आता है, प्राइजेस थोड़े से डिप्स होते हैं जैसे कि कल भी हमने देखे थे, और 1,42,600 के आसपास अगर सिल्वर मिनी मिलती है तो इसमें खरीदारी करनी है। नवंबर सिल्वर मिनी की मैं बात कर रहा हूँ। उस केस में 1,45,000 रुपए का टारगेट रखना है और नीचे 1,41,400 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी मनीषा जी। ऑलराइट, तो जहां सोने ने 48% के रिटर्न्स दिए हैं, चांदी फिलहाल 63% की तेजी के साथ कारोबार कर रही है। तो क्लियरली ह्यूमंगस गेन्स हमने सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखे हैं। नवनीत, कॉपर की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट गोल्ड शायद उसे यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर भी 21% की तेजी इस साल में देखने को मिली है। अगर हम कॉमेक्स कॉपर के प्राइसेस देखें तो यहां पर आपको लगता है और बढ़त जारी रह सकती है? डेफिनेटली जिनको फोमो हो रहा है, गोल्ड सिल्वर छूट गया है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो कॉपर और मे बी माइनर मेटल्स के थ्रू इसे प्ले कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कॉपर का मोमेंटम तो जस्ट शुरू हुआ है और थोड़ा बहुत मनी शिफ्टिंग भी अगर बाकी एसेट क्लास गोल्ड सिल्वर से अगर इंडस्ट्रियल मेटल में होगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ फंडामेंटल भी काफी सुधरते हुए नजर आए हैं। इन्वेंट्री काफी घटी हुई है। LME की और शंघाई के बीच में जो स्प्रेड था वो कुछ हद तक कम हो गया है, बट फिर भी अभी भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जिसके चलते दोनों ही जगह इन्वेंट्री काफी शैलो है। कॉमेक्स में जो इन्वेंट्री गई है वो वापस डोमेस्टिक या LME और यहाँ पे रोल बैक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत स्टिकी पॉइंट है। वहां पे इन्वेंट्री सरप्लस है और यहाँ पर डेफिसिट सिनेरियो है। और 4% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन लगभग लास्ट 2 से 3 महीने में इम्पैक्ट हुआ है कॉपर में। तो जो एक सरप्लस वाला ईयर हो सकता था 2025, वो ऑलमोस्ट एक डेफिसिट वाला ईयर जैसे एंड होना चाहिए। करीब करीब 4 साल के सरप्लस के बाद ये साल एक डेफिसिट वाला माहौल हमें कॉपर में देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हाई 11,500 11,700 तक भी कॉपर जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करनी चाहिए और 10 से 12% का अपसाइड हमें यहाँ पे देखने मिल सके। ऑलराइट, तो कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की राय बनती हुई नजर आ रही है। अमित, एक फाइनल सवाल, यहाँ पर कच्चे तेल में क्या करने की राय है? मनीषा जी, मेरे को लग रहा है 5500 5450 ये जो बेस है इसका, ये इस बार होल्ड करना चाहिए। काफी टाइम इसको होल्ड किया। ऊपर में 6061 के जो है प्राइस है वो देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा स्तर 5500 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर 1 से 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 5700 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। नीचे में 5430 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो लोग थोड़ा सा लंबा रख सकते हैं उनको मेरे को लग रहा है 6000 के आसपास के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर क्रॉस कमोडिटीज में है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। थोड़ा सा कॉशन ऑफ कोर्स, लेकिन प्रेशियस मेटल यानी कि सोने चांदी में अपनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अमित, नवनीत, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, वो स्ट्रैटेजीज देने के लिए। आप दोनों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।